डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई, लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे चैनल अमन पॉडकास्ट एफएम पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 16, बहुत तेज बारिश। उन लोगों की बात सुनकर रिया कहती तो कुछ नहीं है, पर मन ही मन में वह आदित्य पर गुस्सा करते हुए सोचती है, कुत्ता कमीना, इस जैसे बेवकूफ लड़के से तो मैं बात ही ना करूं। इससे क्या, मैं तो किसी भी लड़के से बात ना कर, और वैसे भी इस जैसे गधे से और अनपढ़ से तो कभी भी नहीं करूं। मुझे तो लड़का पसंद की नहीं, और इसकी स्कूल में टॉपर आने की बात पर तो ना कभी भी विश्वास ना करूं। ऐसे ही फेंक रहा था उल्लू का पट्टा, सोच रहा होगा कि लड़की है और उसकी बड़ी बहन भी है साथ में, तो चलो कुछ इम्प्रेस करने की कोशिश ही कर लो। और इसका बड़ा भाई भी कम नहीं है, वह बोलता है कि इससे तो ज्यादा स्पीड में गाड़ी मैं ही चला सकता हूं। बोल तो ऐसे रहा था कि इसने कोई गाड़ी चलाने का 1000 साल का कोर्स किया हो। बोल रहा था जैसे ट्रक चलाना कोई बच्चे का खेल हो। इसने भी मेरी बड़ी बहन को देखकर उसे इम्प्रेस करने का सोचा होगा, और मेरी बड़ी बहन भी गधी है, उसकी हाँ में हाँ भी मिला रही थी, जैसे उसे पसंद कर बैठी हो। और अपने पापा तो उसके कुछ लगते ही नहीं हो, और इसकी शक्ल को देखकर ही लग रहा है कि यह उससे इम्प्रेस हो चुकी है। हे भगवान, क्या आफत है ये। और इस लड़के की तो शक्ल मुझे पसंद नहीं है, और नाम भी नहीं है आदित्य। कैसा नाम है यह, नहीं वैसे दिखने में तो अच्छा ही है, पर मैं भी बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर वह भी अपने रास्ते को देखते हुए चलने लग जाती है। वहीं पर कोई ऐसा भी था जो अपने आप को शहंशाह समझता हुआ सबसे पीछे चल रहा था, और वह आदित्य था। वह सोच रहा था कि अगर वहां पर कोई जानवर या फिर कोई मॉन्स्टर आ गया, और मॉन्स्टर कैसे आ सकता है। आदित्य हैरानी से धीरे से कहता है, अभी चलो मान लेता हूं, मुझे हीरो ही तो बनना है। फिर जैसे ही वह आगे से सब पर हमला करेगा, हम एकदम से रिया को अपनी गोद में उठा लूंगा और नीचे रख दूंगा। फिर मैं बनूंगा एक सुपर हीरो, और जोर का मौका उसके मुंह पर मारूंगा और उसे एक ही बार में मार डालूंगा। फिर रिया मुझसे कहेगी, अरे तुम ही हो मेरे सपनों के राजकुमार, मेरी हीरो, मेरी जान। ये सब सोचते हुए आदित्य खुश भी हो रहा था और अब बहुत हंस रहा था। उसको हंसता हुआ देखो उसका भाई उससे पूछता है, क्यों हंस रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया। अरे नहीं, वह तो मैं सुपर कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही हंस रहा था। अभी तो ऐसे ही पागल होते हैं। अरे नहीं, मेरे को एक जोक याद आ गया। अच्छा, मुझे भी सुनाओ। तो यह बात है मेरे दोस्त की। वह मुझसे बोलता है, अगर गर्मी के मौसम में तुम घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हें सूरज गले लगा लेता है। फिर वह जैसे ही घर से बाहर निकला, तब उसे सूरज ने गले लगा दिया, और वह सूरज और कोई नहीं, उसका दोस्त था। अच्छा, तो तू इस जोक पर हंस रहा था। ये तो मुझे जोक भी नहीं लगा, ये तो कुछ घिसा पिटासा है जो तू मुझे 1-2 साल से सुनाता आ रहा है। आदित्य ने ये जोक जोर से कहा था, और फिर साहिल की बात सुनकर तो वहां पर मौजूद सभी हंसने लगते थे। वह सभी लोग साहिल की बात से ज्यादा आदित्य के जोक पर हंस रहे थे। वह हंसना नहीं चाहते थे, पर दिखावा कर रहे थे। रिया कहती है, ये जोक तो 1000 बार स्कूल में सुनाता है। उसकी बहन पूछती है, मतलब? अरे ये पढ़ने के लिए तो जरा भी नहीं है, स्कूल में नहीं, मतलब पढ़ने में तो अच्छा है, पर इसने आज तक अपना जरा भी काम नहीं लिखा है, और पूरा टाइम स्कूल में हंसता रहता है, और क्लास के हर बच्चे को देखकर हंसते हैं, क्योंकि यह अलग ही टाइप के जोक सुनाता रहता है, जिस पर ना चाहते हुए हमें भी हंसना पड़ता है, क्योंकि इसकी शक्ल देखकर ही हंसी आ जाती है। उस टाइम फिर सभी दोबारा से चलना शुरू कर देते हैं। फिर वह सभी रास्ते में चल ही रहे थे कि बादल के जोर से गरजने की आवाज आती है। फिर रिया के पापा कहते हैं, मुझे लगता है कुछ देर में बहुत तेज बारिश होने वाली है। आदित्य के पापा भी उनकी बात में हामी भरते हुए कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, अब हमें क्या करना चाहिए। तब रिया के पापा कहते हैं, कहीं पेड़ वगैरह के नीचे चल पड़ते हैं, कोई बड़ा का पेड़ देखो अंकल, यहाँ कहीं तो पेड़ नहीं है, पर मेरे को ऊपर वहां एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है। रिश्ते जोर से कहता है, अरे तो चलो ना, देर किस बात की। साहिल कहता है। फिर कभी जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, पर रास्ते के बीच में ही बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश बहुत ही जल्दी शुरू हो गई थी और बहुत तेज होने लगी थी। फिर कुछ देर में
वह सभी भीगते हुए वहां पेड़ के नीचे खड़ जाते हैं। ऊपर की ओर देखते हुए आदित्य के पापा कहते हैं, मुझे नहीं लगता यह बारिश जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा बादल है, वह भी काले रंग के, मतलब बहुत तेज बारिश होगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है दोस्त, तो हमें क्या करना चाहिए, रिया के पापा कहते हैं। तब आदित्य के पापा कहते हैं, तुम देख तो रहे हो मौसम इतना खराब हुआ है, इस पर हम क्या कर सकते हैं, बस पेड़ के नीचे बैठे रहो, हम भीगेंगे तो नहीं, और यह भी एक कुदरती बात है कि इस पेड़ के नीचे बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रही है। हाँ, ये बात भी सच है, आदित्य झट से कहता है, ये गॉड ने हमें स्पेशल पेड़ दे दिया है उसकी बात पर। फिर ऐसा भागते लग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद रिया के पापा उससे कहते हैं, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे, कॉमेडियन क्या, कुछ नहीं मतलब। तब साहिल कहता है, अरे ये कहता है कि यह मेरी कमाई पर ही जिएगा। उसकी बात सुनकर सभी हंसते हैं और रिया के पापा भी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम कुछ भी नहीं बनोगे। तब आदित्य कहता है, मैं भी आर्मी में ही जाऊंगा बड़े होकर। आर्मी में क्या बनोगे तुम, जो मेरा भाई होगा उससे डबल पोस्ट रखूंगा और अपने भाई से अपनी सेवा करवाया करूंगा। अच्छा तो तुम भी आर्मी नहीं जाओगे, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर आदित्य के पापा पूछते हैं, वैसे तुम्हारी बेटी कब से आदित्य के स्कूल में पढ़ रही है, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, बस तभी पहले ही साल है। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, पहले किस स्कूल में पढ़ती थी भाई, अपना गुप्ता कावियार इंडियन स्कूल में। अरे चंद्रगुप्ता भाई के, हाँ हाँ, अरे उसकी तो 2-3 ब्रांच है ना, कौन से वाले में पढ़ती थी, तो अरे वही अपना पुणे वाली। अच्छा ये तो अच्छी बात है, स्कूल की पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन हमारी स्कूल की पढ़ाई भी कोई बुरी नहीं है, ये तो उससे भी टॉप है। हाँ ये भी बात है भाई। फिर बारिश लगातार 4 से 5 बजे तक ही चलती रहती है। फिर आदित्य के पापा भी कहते हैं, अब तो बहुत ज्यादा भी टाइम हो गया। फिर जब बारिश रुक जाती है तब रिया के पापा भी कहते हैं, अब वापस चल ही पड़ते हैं यार, वैसे भी जो पौधे हमने लेने थे वह भी हमने ले लिया है, और यह जगह देखनी थी वह भी देख ली, इससे ऊपर तो हम जा भी नहीं पाएंगे, तो ठीक है फिर चल पड़ते हैं, नीचे हैं। फिर एक एक कर सभी लोग नीचे की ओर चलने लग पड़ते हैं। अंधेरा होने लग पड़ा था, आप सभी अंधेरे में घने जंगल को पार कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक जोर की आवाज सुनाई देती है। वह किसी बहुत खतरनाक जानवर की आवाज लग रही थी। तब रिया के पापा कहते हैं, अरे रुक जाओ, ये तो कोई जानवर लगता है। तभी आके पापा अपनी जेब में हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं तो अपनी बंदूक भी नहीं लाया। अरे मैं लाया हूं ना, जल्दी से सब मेरे पीछे आ जाओ। अरे एक मिनट पापा, आप अपनी गन का मैगजीन तो गाड़ी में ही रखा है। अरे नहीं, मैं 2 गोली लाया हूं, मेरी जेब में है। आदित्य के पापा उन्हें गाने लोड कर देते हैं, आप तो बड़े चालाक हो। तभी उसी समय बड़े बड़े पैरों की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। वह आवाजें बड़ी जोर से आ रही थी। फिर कुछ देर में उनके सामने एक बड़ा भयानक जानवर उछलते हुए आता है, रिया के पापा की और हमला कर देता है। तभी आदित्य एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उस जानवर की ओर फेंक देता है। जानवर का ध्यान उसकी तरफ जाता है, फिर जानवर उसके पास जाता है। उसी के साथ साहिल, रिया और प्रिया और उनकी मम्मियां खड़ी हुई थी। उस जानवर को अपनी ओर आता हुआ देख सभी वहां से भागने लगे। वह सभी भाग रहे थे कि उसने रिया को पकड़ लिया, रिया को खींचने लगा अपने दांतों से। आदित्य से ये सब नहीं देखा जा रहा था। प्रिया तो साहिल से लिपट गई थी और जोर जोर से रोने लग पड़ी थी। तभी आदित्य ने उस अजीब से दिखने वाले जानवर की ओर छलांग लगाई। एपिसोड 17, आदित्य को मिली शक्तियां। छलांग लगाने के बाद आदित्य उस जानवर से टकरा जाता है और टकराते ही उस जानवर का ध्यान उसकी तरफ केंद्रित हो जाता है और फिर वह उसकी तरफ गुस्से से देखता है और उसे अपने आप को गुस्से से घुरते हुए देख आदित्य डर जाता है और भागने लगता है, और फिर वह भयानक जानवर भी उसी के पीछे भागने लग जाता है। वह उसके पीछे ऐसे भाग रहा था कि जैसे वह उसी को वहां भगाने के लिए आया हो। कुछ ही देर में आदित्य और वह जानवर बहुत दूर पहुंच गए थे और फिर आदित्य को रास्ता खत्म होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वहां से आगे खाई थी। और फिर आदित्य कहता है, इसके हाथों मरने से तो अच्छा कि यहां से कूद ही जाता हूं। फिर आदित्य वहां से कूद जाता है और बहुत ही बुरी तरह से नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसकी बहुत सी हड्डियां पूरी तरह से टूट गई थी, वह बुरी तरह से जख्मी हो गया था, पर फिर भी उसमें जान बाकी थी। वह अपनी आंखों को खोलता है और फिर देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर वह खड़ा होकर इधर उधर देखता है और उसे दिखाई देता है कि उसके सामने एक गुफा का रास्ता जा रहा है। उसका उसमें जाने का मन करने लगा। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसी जानवर की थी जिसने उसका वो हाल किया था। फिर वह जानवर भी नीचे आने लगा। उसे वहां आता देख आदित्य गुफा की और भागने लगा। गिरने के कारण आदित्य के पैर पर भी चोटें आ गई थी, पर फिर भी वह भागने लगा और गुफा में उसने प्रवेश
कर लिया। फिर कुछ आगे जाकर उसने देखा गुफा बंद होने के बावजूद अंदर से चमक रही थी। आदित्य को जरा भी डर नहीं लगा। वह चलता गया और फिर उसे वहां एक मैदानी जगह दिखी जो ऊपर से तो बंद थी पर देखने में ऐसी लगी पूरी तरह से खुली हो। वहां इस वजह से क्योंकि वहां पर एक अलग ही रोशनी हो रही थी। ये देख ही आदित्य का मन उस ओर आकर्षित हुआ था। फिर आदित्य एक बार और आगे बढ़ने लगता है। फिर आज ऐसे ही थोड़ा आगे पहुंचता है, उसे बहुत तेज हरी लाल और नीली रोशनी दिखाई देती है। फिर वह कहता है अच्छा तो यहाँ से ही आ रही है इतनी सारी रोशनी, क्योंकि ऐसी तो लाइट भी नहीं बनी है आज तक कोई जो इतना बाहर तक जाए। फिर आदित्य उस चीज को देखता है जिससे रोशनी निकल रही थी। फिर उसे देखने के बाद आदित्य कहता है अरे ये क्या है, धागे सा? नहीं नहीं, ये तो एक लॉकेट है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अब इसे कोई इंसान तो यहाँ छोड़कर नहीं गया होगा। फिर उस लॉकेट को देखते हुए आदित्य अपना सीधा हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। जैसे आदित्य अपना हाथ उस लॉकेट के ऊपर रखता है, उससे बहुत तेज बिजली चमकती है और फिर उसके कुछ देर बाद आदित्य के हाथ में वह लॉकेट होता है। उस लॉकेट को देखता आदित्य अब बहुत हैरान हो चुका था, क्योंकि उस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ लेने से ही वह अपने आप को बिल्कुल ताज़ा और नया महसूस कर पा रहा था। उसको कहीं पर भी दर्द नहीं हो रही थी। उसको जितनी भी चोटें आई थी वह सब भर चुकी थी और अब उसके अंदर नया एनर्जी फ्लो होने लगा था। फिर उसी हैरानी के साथ आदित्य उस लॉकेट को अपने गले में पहन लेता है। उसे गले में पहनने के बाद आदित्य को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वह कहता है अरे इसने तो मेरे को फिर से पहले जैसा कर दिया और अब मुझे कुछ नया नया भी लग रहा है। तुझे देखता पीछे मुड़ जाता है और फिर जैसे ही वह भागता है, अब उसकी भागने की स्पीड उसे 50 गुना ज़्यादा लगने लगी थी। फिर आदित्य वहीं पर रुक गया और उसने सोचा अरे बाहर तो वह जानवर होगा, मैं बाहर भी नहीं जा सकता, तो अब मैं करूंगा क्या? वह उस जानवर के बारे में सोच रहा था कि उसे एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है और बहुत सी जानवर की आवाज़ थी और वह जानवर की तरह बहुत तेजी से बढ़ा जा रहा था। कुछ देर में वह के सामने आकर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा और आदित्य उस जानवर के डर के मारे भागने लगा और वह जानवर भी उसके पीछे भागने लगा। पर इस बार आदित्य को पकड़ ही नहीं सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई गाड़ी हो या कोई हवा का झोंका है, क्योंकि उस लॉकेट को पहनने बाद आदित्य की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर भागते भागते आदित्य गुफा से बाहर निकल जाता है, पर वह जानवर भी उसका ही पीछा करता रहता है। फिर कुछ देर बाद जानवर उसके ऊपर से छलांग मारकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह देखकर आदित्य तो और भी ज़्यादा डर गया। फिर उसने कहा साले तू मेरी ही पीछे आया था, मुझे मारने आया था? अबे गधे, तुझे और नहीं दिखे क्या? जानवर ने आदित्य की तरफ से आग लगाई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी आगे कर दी। फिर जैसे ही जानवर उसके पास पहुंचा, एक जोर का मुक्का उस जानवर को मारने की कोशिश की और वह मुक्का उस जानवर को लग भी गया और वह बहुत दूर जाकर गिरा। फिर आदित्य ने देखा कि उसके हाथों से हरी रोशनी निकल रही है और उसके पास अब हल्क जितनी शक्ति आ गई है। फिर वह उस जानवर की तरफ दौड़ने की कोशिश करता है और कुछ देर में बहुत जानवर के पास पहुंच जाता है और जानवर को फिर से एक और मुक्का मारता है। इस बार जानवर भी आदित्य पर झपट्टा मार देता है, पर उससे आदित्य को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वह कहता है अजीब से दिखने वाले जानवर, आज तुम मुझसे नहीं बचेगा। तुझे मारने के लिए तो मुझे भगवान ने भी पावर दे दी। फिर आदित्य उछलकर एक मुक्का उसके मुंह में मारता है और वह जानवर बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर वह जानवर बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से वहां से फरार होने लगता है और देखते ही देखते रिश्ते की आंखों से दूर चला जाता है। वह जानवर कोई 30 से 40 किलोमीटर तक चलता है। फिर उसे वहां एक गुफा दिखती है और वह उसके अंदर चला जाता है। उस गुफा का दृश्य भी उसी गुफा की तरह था जिसके अंदर कुछ समय पहले ही आदित्य को वह जादुई लॉकेट मिला था। और उस गुफा के अंदर पहुंचते ही और जानवर एक आदमी से कहता है इंसान की आवाज में काम हो गया। तब वह आदमी करता है बहुत अच्छी बात है, यही काम तो हमें करना था। अब हमने उसे बहुत दे दिया है, कुछ समय बाद उसे उसका इस्तेमाल करना आ जाएगा और फिर वही हमें बचाएगा। इतना कहकर वह आदमी और जानवर वहां से गायब हो जाते हैं और वह गुफा जो बहुत ज्यादा चमक रही थी वह भी खत्म हो जाती है। एपिसोड 18 आदित्य की नई शक्ति। उस गुफा के चमक के जाते ही वहां पर अंधेरा ही छा जाता है। दूसरी तरफ आदित्य जो कि बहुत ही ज्यादा हैरानी में था कि उसके पास अचानक से इतनी शक्ति कैसे आई। फिर कुछ देर और उसी के बारे में सोचने के बाद आदित्य ने कहा मुझे लगता है कि इतनी शक्ति मेरे पास इस लॉकेट को पहन लेने के बाद ही आई है। फिर आदित्य अपने हाथ से उस लॉकेट छूकर देखता है और फिर उसे पता चलता है कि वह लॉकेट गर्म है और उस लॉकेट के आगे जो मणि की तरह कुछ लगा हुआ है उससे 5 रोशनियां निकल रही है, जिसमें का ब्लू, रेड, ग्रीन और कुछ फिकी फिकी सी रोशनी निकल रही
है और उसे मणि में भी वैसी ही रोशनी है बनी हुई है। वह देखने से बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाली लग रही थी। फिर आदित्य ने सोचा कि जरूर शायद मुझे इतना तेज भागने की मदद किस लोकेट नहीं की है, और तो और उस जानवर से बचने में भी उसी ने मेरी मदद की। फिर आदित्य अपने कपड़े देखता है और हैरानी से कहता है, अरे ये क्या, मुझे तो इतनी सारी चोटें आई थी, वह सब भी मुझे तो लगता है कि एक जादुई लॉकेट है जो भगवान ने मेरे लिए भेजा है। इस लॉकेट की वजह से तो मेरी सारी दर्द भी गायब हो गई। अरे अब तो शाम भी होने वाली है और मेरे मम्मी पापा भी मेरे बारे में सोचकर परेशान हो रहे होंगे। चलो जल्दी से चल पड़ता हूँ। वहीं दूसरी ओर आदित्य की मम्मी को भी गहरी चोटें आई हुई थी और उसे हॉस्पिटल ले गए थे। दूसरी तरफ रिया अपनी बहन के साथ एक बेंच में बैठी हुई थी और रोए जा रही थी। उनका सिर्फ आदित्य के बारे में ही सोच रही थी कि जब जानवर ने उस पर हमला किया, जब उसका कोई घर वाला उसको बचाने तक नहीं आया और उसे आदित्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना दिया को बचाने के लिए उस जानवर से पंगा लिया। रिया और आदित्य के पापा साहिल के साथ अभी तक भी आदित्य की तलाश में थे। आदित्य भी अभी तक उस पहाड़ के नीचे पहुंच चुका था जहां पर वह छलांग लगाकर गिरा था। फिर आदित्य सोचता है, अब इसके ऊपर कैसे चढ़ूंगा। अब तब वह सोचता है, अगर मेरे पास बहुत तेज भागने की शक्ति है, मैं तो इश्क हार भी बहुत आराम से चल जाऊंगा। फिर अभी क्या, अपने लॉकेट पर उंगली रखता है और उसे दबाता है। अब उससे फिर से रोशनी निकलने लग जाती है। फिर ऐसी यदि क्या भागने लगता है तो वह भी हवा के साथ ही बहुत तेज भागने लगता है। फिर कुछ ही देर में वहां पहाड़ के ऊपर चल जाता है और वहां से भी अपनी स्पीड में निकल जाता है। कुछ ही देर बाद वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से उन्होंने ट्रैकिंग करना शुरू की थी। उसको वहां तक पहुंचने में कोई 5 मिनट का ही समय लगा था। फिर वह दूर बैठे किसी लड़के को देखता है और फिर उसे उसके साथ बैठे हुए 2 और आदमी दिखते हैं। बहुत ध्यान से उनकी तरफ देखता है तो उसे अपने से बहुत दूर बैठे हुए साहिल पापा और रिया के पापा बैठे हुए दिख जाते हैं और वह जो बोल रहे थे वह भी आदित्य को सुनाई देने लग जाता है। फिर आदित्य धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगता है। उनके पास पहुंचते ही आदित्य कहता है, कहो और फिर क्या चल रहा है, पार्टी वॉटी की प्लानिंग हो रही है क्या, और बाकी सब कहाँ गए। उसकी आवाज सुनकर अचानक से साहिल और उसके साथ बैठे हुए उसके पापा और अंकल खड़े हो जाते हैं और उस तरफ देखते हैं जहां से उन्हें वह आवाज आई थी। जब साहिल उस तरफ देखता है तो उसे वहां पर दिखता है और उसकी तरफ दौड़ता है और सीधे उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है और फिर कुछ देर बाद करता है, अरे तू कहाँ गया था। अरे बस जानवर की पैंट गीली करने गया था। फिर कर दी क्या तूने उसकी पैंट गीली, भाई साहिल पूछता है। हाँ कर दी ना, गीली क्यों, पीली भी कर दी। फिर कुछ देर अपने पापा से भी बात करने के बाद आदित्य पूछता है, अरे मम्मी कहाँ है और आंटी, और वह दोनों कहाँ गई। बात यह है कि उस जानवर ने तुम्हारी मम्मी को भी जख्मी कर दिया था, इसलिए हमने उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ दिया और तुझे ढूंढने आ गए। इतनी देर में रिया के पापा ने फोन करके हॉस्पिटल में मौजूद सभी को यह बात बता दी थी कि मुझे उन्हें मिल चुका है और टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही रिया ने यह बात सुनी वह खुशी के मारे उछलने लगी। उसे इतना खुश देख उसकी बड़ी बहन प्रिया ने उससे पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो। उसकी बात का जवाब देते हुए रिया ने कहा, मैं इतनी खुश इसलिए हूं क्योंकि आदित्य मिल चुका है। क्या आदित्य मिल चुका है, इस बात पर तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। कल तक तो तुम बोल रही थी मेरी आंखों के सामने से मर ही जाता तो ही अच्छा था, क्योंकि इसके काम ना करने की वजह से तुम्हें इसको अपनी नोटबुक देनी पड़ी, और तुम्हारी नोटबुक देने की बात सुनकर पूरा स्कूल तुम पर हंस रहा था। अपनी बहन की है बात सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा, यह बात मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल गई थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। प्रिया पूछती है, मेरा क्या होता मतलब, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। फिर उसका जवाब देते हुए रिया कहती है, तुम नहीं समझ पाओगी। मैं क्या नहीं समझ पाएंगे। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि उनके सामने से आदित्य उसके बड़े भाई साहिल के साथ वहां आता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। आदित्य की माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जाकर कहती है। एपिसोड 19 आदित्य पहुंच गया घर। कुछ देर अपनी माँ के सामने उनसे बात करने और उनसे मिलकर आदित्य पीछे की ओर बढ़ता है और उसे पर रिया दिख जाती है। रिया भी इस समय उसी को देख रही थी। वह अकेली थी। आदित्य को देखकर मुस्कुराने लगी। तब आदित्य पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही हो मुझे देखकर। है रिया उसके बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और उसे देखती ही रहती है। फिर वह आदित्य से पूछती है, क्या तुम सिंगल हो। आदित्य हैरानी से बोलता है, क्या पूछा तुमने, फिर से पूछना जरा। मैंने पूछा क्या तुम ठीक हो, मुझे तो कुछ और सुनाई दिया। विद्यालय का आदित्य दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर भी नहीं था, पर लेकिन उसकी बॉडी को देखकर कोई भी लड़की उससे पहली नजर में ही फिदा हो जाए। दूसरी
और रिया थोड़े से छोटे कद की आदित्य के कंधे के बराबर। पर लेकिन उसकी सुंदरता को देख उसके उम्र के तो क्या, बल्कि उसे कई साल बड़े और छोटे भी उसको पसंद करते थे। आदित्य को भी लड़कियों से शर्म आती थी, वह भी बाकी लड़कों की तरह नॉर्मल ही था, उसे उसके सामने खड़े रहने में, उनसे नजरें मिलाए रखने में दिक्कत हो रही थी और तुमसे बात करने में भी झिझक रहा था। फिर कुछ देर उसका हाल चाल पूछने के बाद वह फिर बोलती है, वैसे मुझे लगता है तुमने अपना काम तो अभी तक शुरू भी नहीं किया होगा, और मुझे तो नोटबुक। वह इतना बोलती है कि उससे पहले ही आदित्य ने कहा, अरे मैं दे दूंगा तुम्हें नोटबुक दे दूंगा तुमसे, तो मुझे ऐसे ही डर लगता है। फिर रिया ने हंसते हुए कहा, क्या कहा, मुझसे डर लगता है, पर क्यों ऐसे ही, अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपनी नोटबुक दे देना, तुम्हारा थोड़ा बहुत काम है, कर दूंगी। रिया की यह बात सुनकर देखकर हैरान और परेशान हो गया, उसे पसीना आने लगा, वह हक्का बक्का रह गया था। जो लड़की किसी लड़के से बात तक भी नहीं करती थी, और आदित्य से तो वह पहले से ही बहुत नाराज थी, उसका काम करने की बात कर रही है और उसे इतने प्यार से बात कर रही है। फिर आदित्य ने उसकी बात पर कहा कि मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा, तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। फिर इतना बोलकर आदित्य वहां से निकल गया। उसकी यह बात सुनकर रिया को बुरा लगा, उसने बहुत प्यार से उसे यह बात कही थी, पर उसका जवाब सुनकर उसका मन ही उतर गया। उसे भी अब आदित्य पसंद आने लग गया था, खासकर कि तब से जब से उसने उस जानवर से उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। फिर कुछ देर बाद सभी वहां से निकल जाते हैं और वापस गाड़ी में अपने घर की ओर जाने लगते हैं। इस बार भी सब लोग वैसे ही बैठे थे जैसे आती बार बैठे थे। फिर दोनों गाड़ियां निकल जाती है और 7 घंटे के लंबे सफर के बाद ये सब शहर के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। उससे आगे का रास्ता तो साहिल को भी पता था, और साहिल अपनी गाड़ी की फुल स्पीड दे देता है और अपने पापा की गाड़ी से भी आगे निकल जाता है। उसको इतनी स्पीड में गाड़ी चलाते देख उसके पापा ने कहा, ये कभी नहीं सुधरेंगे, एक पढ़ने में नालायक, दूसरा ठीक है तो वह कानून के रूल तोड़ रहा। फिर कुछ देर के बाद एक होटल में पहुंच जाते हैं और वहां पर गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर जाते हैं और अपने लिए खाना मंगवाते हैं, और उसे खाने के बाद रिया के पापा आदित्य के पापा से कहते हैं, चलो अब टाइम भी हो चला है और मेरी गाड़ी भी यहाँ पर आ चुकी है, तब यहीं से हमारा सफर खत्म होता है, फिर मिलते हैं यार, चल अब ऑफिस में ही मिलेंगे कल। इतना बोलकर रिया के पापा अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं, और फिर कुछ देर बाद आदित्य के पापा और भाई की गाड़ी भी वहां से निकल जाती है। फिर कुछ देर बाद में अपने घर पर पहुंच जाते हैं और गाड़ियों को घर के बाहर लगा देते हैं और घर को खोल देते हैं। फिर आदित्य जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और लड़कियों के ख्वाबों में मस्त होकर सो जाता। और फिर वह जब कुछ देर बाद सोकर उठता है, तब उसे याद आता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने भी जाना है। फिर वह जल्दी से अपने दूसरे कपड़े पहनता है और जल्दी से घर से बाहर बैठ लेकर निकल जाता है। इस समय 4 बजे थे। फिर जैसे ही आदित्य ग्राउंड में पहुंचता है, तब उसे उसके सारे दोस्ती ग्राउंड में बैठे हुए थे। जैसे कि एक लड़के की नज़र आदित्य पर पड़ती है, वह चिल्लाता हुआ उसके पास जाता है और कहता है, लो आ गया, सुबह से उसी का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे अपने सभी दोस्तों से हाय हेलो करने के बाद आदित्य कहता है, भाई लोग आज का खेलें? अरे जो हमेशा खेलते हैं क्रिकेट। हाँ तो आ जाओ, टॉस करते हैं, पहले टीम बनाओ। एक लड़का पीछे रहता है। वहां कुल 10 लड़के थे, उनमें अंकुश और शुभम भी शामिल थे। फिर अंकुश और शुभम आदित्य की टीम में आते हैं और 2 लड़के उसकी टीम में आते हैं। बाकी जो दूसरी कॉलोनी वाले थे वह हमेशा से ही दूसरी की टीम पर खेलते थे। फिर वह मैच खेलना शुरू कर देते हैं। मैच खेलने के बाद आदित्य की टीम जीत जाती है। फिर कुछ देर बाद वह लोग देखते हैं कि आदित्य का बड़ा भाई साहिल वहां पर आ रहा था। कुछ देर वह आकर आदित्य के सामने खड़ा हो जाता है। फिर कहता है, क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं? आदित्य साहब, ये बात चालाकी से कहता है। वह इतनी चालाकी से कहता है कि उसकी आवाज तो किसी को पहचान में ही ना आए और किसी और के ऊपर उसके बड़े भाई का शक जाए। फिर साहिल बोलता है, मुझे ये बात पता है कि किसने करी। तुम छोड़ो उस बेवकूफ आदमी को, वह तो पूरी दुनिया पर बोझ है। ये बात सुनकर दिखता तो चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसके दोस्त उसका चेहरा देखकर हंसने लगते हैं। फिर वह कहता है कि मुझे भी अपने साथ खिलाओ, मैं भी खेलूंगा कभी। उसे आवाज आती है, अरे कौन है जो अकेले अकेले खेलने जा रहा है, हमको भूल गया। फिर जैसे ही साहिल यह आवाज सुनता है, खुशी के मारे पागल हो जाता है और कहता है, रंजीत तू वह अंकुश का बड़ा भाई था? फिर वह देखता है कि उसके पीछे एक और लड़का आ रहा था। फिर वह उसे देखकर फिर से एक्साइटमेंट दिखाता है, अरे जीवन भाई, तुम जीवन शुभम का भाई था।
एपिसोड 20 आदित्य बनेगा कमांडो। फिर वहां पर सभी मिलकर क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। 2 घंटे तक क्रिकेट खेलने के बाद सब थक जाते हैं, बस आदित्य को छोड़कर। जब सबसे लॉकेट मिला था तब से उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ था चुकी थी। फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है और सभी अपने अपने घर की ओर जाने लग जाते हैं। 2 साल बाद एक ताजी सुबह चिड़ियाएं चहचहा रही थी, सूरज की धूप उन पर पड़ रही थी कि तभी एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बताओ। कुछ आगे जाकर देखते हैं तो एक बिल्डिंग पर आग लगी हुई थी। बहुत से लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकल चुके थे, पर लेकिन एक औरत अभी भी चिल्लाई जा रही थी। चिल्लाते हुए वह कहती है, अरे मेरा बच्चा अंदर रह गया, कोई मेरे बच्चे को बचा बचा लो। वह इतना बोल ही रही थी कि उसके मुंह के सामने से एक नीले रंग की तेज रोशनी निकलती है और उस बिल्डिंग से टकराती है और कुछ देर बाद ही बिल्डिंग की आग बुझ जाती है। यह नीली रोशनी आदित्य वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। उसने 12वीं पास कर ली थी, पर लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसे घर से निकाल दिया था। उसका कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अपनी शक्तियों की बदौलत वह आज तक जिंदा था। उसने आज तक कई हजारों करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। फिर वह नीली रोशनी वहां से निकल जाती है और फिर बहुत देर तक भटकते रहने के बाद उसे रात के समय बारिश में एक आदमी चिल्लाता हुआ दिखता है। उसके पीछे 2 जानवर लगे थे और वह आदमी कोई और नहीं एस का वही SR कमांडो था। अब तक सुबह भी होने वाली थी। आदित्य ने अपनी कहानी उस आदमी को पूरी तरह से सुना दी थी। ठंड का मौसम था, इस वजह से उस आदमी ने वहां पर आग भी जला दी थी ताकि उन्हें ठंड ना लगे। फिर वह आदमी कहता है, अरे पर लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें क्यों निकाला? वह तो मैं तुम्हें तो क्या किसी को भी नहीं बता सकता। क्यों, ऐसी क्या बात है? बात समझ लो, कुछ सीक्रेट है। लेकिन तुम्हें अपने पिछले जन्म के बारे में कैसे पता चला? अरे पता नहीं, ये जब भी मैं सोता था तब मेरे सपनों मैं अपने आप ही आ जाती थी। मैं इसके बारे में बाप को ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, पर इतना आपको बताया है वह काफी है। फिर वह कहता है, मुझे लगता है कि अब आपके जाने का समय भी हो चुका है, आपको भी जाना चाहिए। फिर वह कमांडो बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, ठीक है, अब फिर कभी मिलेंगे अगर तुम हमारी एजेंसी में आए तो। इतना बोलकर वह आदमी अपनी शर्ट में लगा एक बटन दबाता है और वहां से हवा की तरह उड़ जाता है। फिर आदित्य भी अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है, इसने तो मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे लगता है कि मुझे भी उस एजेंसी में जाना ही होगा। फिर इतना कहकर आदित्य भागता है और नीली रोशनी के साथ उड़ जाता है। फिर वह उड़ते वही कहता है, लगता है मुझे भी उसकी मदद लेनी ही पड़ेगी। असल में उसका एक दोस्त भी एक सीक्रेट एजेंसी में काम करता था। फिर आदित्य को उसके पास जाता है और उससे पूछ लेता है, भाई मुझे एक बात बता, तू सीक्रेट एजेंसी में कैसे गया? तब उसका दोस्त बोलता है, तूने जाना है तो बोल, सीधा मेरे कच्चे चिट्ठे क्यों खुलवा रहा है? हाँ मुझे भी जाना है वहां पर, गधे ऐसी ही नहीं चले जाते हैं वहां पर। जाने के बाद तुम्हें पहले तो अपना एक टेस्ट क्लियर करना होता है, उसके बाद तुम एक नॉर्मल कमांडो बनोगे। फिर तुम्हें एक मिशन पास होगा जिसमें तुम्हें किसी और गैलेक्सी या फिर प्लेनेट पर जाकर सरवाइव करके वहां पर उस मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या बोला? मैं सांस कैसे लूंगा? और मेरी तो बीवी बच्चे भी नहीं है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। गधे के बच्चे? क्या बोला? कुछ नहीं मैंने बोला। गधी के कितने बच्चे होते हैं मुझे क्या पता, पैसे की बात है तो अगर मिशन कंप्लीट करते हो तो तुम्हें पैसे तो मिलेंगे और मंथली सैलरी भी मिलेगी। कितनी? आदित्य ने झट से पूछा। तुम नॉर्मल रैंक वाले कमांडो तो फिर तुम्हें 190 करोड़ हर महीने देंगे, और अगर तुम एक मिशन पास करते हो तो उसका तुम्हें 5,000 से 50,000 करोड़ संख्या मिलेगी। फिर तुम्हें इस पैसे को किसी भी दुनिया के बैंक में ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हो। आदित्य ने पूछा, किसी भी दुनिया के बैंक से? मतलब ये कि अगर इस धरती में तुम्हारे पास 100 रुपए और अगर तुम दूसरी धरती में जाते हो और उस धरती की जो मुद्रा होगी वहां एक सोने का सिक्का होगा जिसकी वैल्यू हमारी धरती में 100 रुपए के बराबर होगी, तो वह उतनी की उतनी ही रहेगी। मैं कुछ नहीं समझा। आदित्य कहता है, अच्छा तुम्हें इशक धरती का एग्जाम्पल देता हूं। जैसे तुम्हारे पास इंडिया में 100 रुपए और अगर तुम 100 रुपए को अमेरिका ले जाते हो तो वह घटकर $1 ही नहीं रहेगा, वह अमेरिका में जाकर $100 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बार आदित्य को उसकी बात सही से समझ आ गई थी। फिर आदित्य कहता है, तो मुझे क्या करना होगा ज्वाइन करने के लिए? चल पकड़ मेरा हाथ। क्यों भाई? पकड़, मैं तुझे अपनी एजेंसी ले ही चलता हूं। फिर आदित्य उसका हाथ पकड़ता है। फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं, मतलब टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर वह एक खुली सी रोशनी वाली जगह पर पहुंचते हैं। वह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरह थी जो बहुत लंबी और चौड़ी थी। वहां पर बहुत से लड़के लड़कियां कुछ अलग अलग कपड़े पहने उधर से निकल रहे थे। तभी आदित्य का दोस्त यूनिट 2X बोलता है और तभी उसके
पास एक कार जैसा दिखने वाला पर उससे अलग जो हवा में उड़ रहा था वैसा डिवाइस आ जाता है। प्रदीप त्यागी नाम का लड़का आदित्य के साथ उसमें बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। हवा की सैर करते हुए आदि कहता है, अरे ये क्या है, बड़ा मस्त है। तब प्रदीप कहता है, जय यूनिट 2 का WX डिवाइस है, मतलब डिवाइन मल्टीबस कंपनी का ये डिवाइस बहुत ज्यादा पावरफुल है। यह एक साथ 50 बंदों को भी बहुत आराम से अपने साथ ले जा सकता है। फिर कुछ देर में वहां दोनों एक बड़े से ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं। दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ अमन पॉडकास्ट FM यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।